गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उदारवाद। देखिए, राजनीति विज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे अध्ययन की एक मुख्य इकाई रहती है राज्य। और राज्य और व्यक्ति दोनों में आपस में क्या संबंध हो, ये हमेशा से ही राजनीतिक शास्त्रियों के लिए एक विचार का विषय रहा है। इस संबंध में बहुत सारी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया और इन्हीं में से एक विचारधारा है उदारवाद। तो आज हम जिस राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन करेंगे या जिस राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, उस राजनीतिक सिद्धांत का नाम है उदारवाद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि उदारवाद का अर्थ क्या है। उदारवाद के अनुसार समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति ही है। राज्य, समाज तथा अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। देखिए, उदारवादी जो विचारधारा है, अगर हम उसे समझें तो हम एक सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि उदारवाद ये मानता है कि व्यक्ति साध्य है। उदारवादी सिद्धांत ये मानता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति है और जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो राज्य है, चाहे समाज है, सभी संस्थाएं साधन मात्र हैं और इनका उद्देश्य है व्यक्ति का कल्याण। तो उदारवाद ये मानता है कि व्यक्ति साध्य है और ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र हैं। और इनका मानना है कि चूंकि व्यक्ति साध्य है और राज्य, समाज ये सब एक साधन है, तो जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है उसका निर्धारण करते समय हमें व्यक्ति को ही ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जो व्यक्ति में विश्वास करता है, जो व्यक्ति को साध्य मानता है और जिसका ये मानना है कि राज्य, समाज ये सब तो एक साधन मात्र है, जो व्यवस्था का मूल है वो व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं उदारवाद के मूल सिद्धांतों की। तो उदारवाद का पहला सिद्धांत है मानवीय विवेक में आस्था। चूंकि उदारवाद व्यक्ति में विश्वास करता है तो उदारवाद व्यक्ति के विवेक में विश्वास करता है। उदारवाद ये मानकर चलता है कि व्यक्ति कोई भावना प्रधान प्राणी नहीं है, बल्कि व्यक्ति में विवेक पाया जाता है और व्यक्ति अपना निर्णय विवेक के आधार पर ही करता है। दूसरा पॉइंट है इतिहास एवं परंपराओं का विरोध। जो उदारवादी हैं वो परंपराओं और इतिहास का विरोध करते हैं। अर्थात उनका ये मानना है कि हम किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि इतिहास में ऐसा होता आया है या परंपराओं के अनुसार ऐसा ही होता है। उदारवादियों का मानना है कि हमें किसी भी बात को तर्क की दृष्टि से या विवेक के आधार पर अगर हमें वो सही लगे तभी हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। केवल इस आधार पर कि इतिहास या परंपराओं में ऐसा होता है, हमें किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तीसरा है व्यक्ति साधन, ये व्यक्ति साध्य है, क्षमा चाहूंगी, इसको साध्य पढ़ें आप। व्यक्ति साध्य तथा राज्य और समाज साधन। उदारवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति साध्य है। देखिए, ये सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि उदारवाद में ये माना जाता है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है और राज्य और समाज साधन मात्र हैं। साधन और साध्य में क्या अंतर है? साध्य वो होता है जो कि हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, जिसे हम पाना चाहते हैं और उसे पाने के लिए जो तरीके हम अपनाते हैं वो साधन होते हैं। अब यहाँ उदारवाद ये मान के चलता है कि व्यक्ति स्वयं साध्य है और राज्य और समाज क्या है? व्यक्ति के कल्याण के लिए बनाए गए साधन मात्र हैं। नेक्स्ट है
समाज और राज्य कृत्रिम संगठन। उदारवादी ये मानते हैं कि चूंकि व्यक्ति स्वयं साध्य है और राज्य का निर्माण या समाज का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो राज्य और समाज एक कृत्रिम संगठन है, प्राकृतिक संगठन नहीं है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। देखिए, ये जो कंसेप्ट है प्राकृतिक अधिकार, इसका प्रतिपादन किया था लॉक ने, और जॉन लॉक ने ये कहा था कि व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार लॉक ने बताए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जो उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करती है। प्राकृतिक अधिकार हम किसे कहते हैं? व्यक्ति के वे अधिकार जो कि राज्य की स्थापना से पूर्व भी व्यक्ति के पास थे, वे प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। तो उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य की स्थापना के पूर्व भी व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार थे। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। जो उदारवादी हैं वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। उदारवाद का ये मानना है कि शासन कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए, शासन सीमित होना चाहिए, और उनका विश्वास है कानून के शासन में। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में उदारवाद समर्थन करता है लोकतंत्र को, वो लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करता है। उदारवादियों का मानना है कि अगर हमें कुछ संशोधन करना है सरकार में तो वो लोकतांत्रिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व शांति में विश्वास। जो उदारवादी दर्शन है वो विश्व शांति में विश्वास करता है। उसका विश्वास अंतर्राष्ट्रीयतावाद में है, अर्थात विश्व के सभी राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधे रखने में उसका विश्वास है। अब देखिए, अभी हमने जो बात की वो उदारवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत थे। उदारवादी विचारधारा के 2 रूप रहे हैं, एक परंपरागत उदारवाद और एक आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद जिसके समर्थक माने जाते हैं जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल। अगर हम आधुनिक लोकतंत्रात्मक उदारवाद की बात करें तो इसके प्रमुख विचारक माने जाते हैं थॉमस हील ग्रीन। तो आइए अब हम उदारवाद के इन दोनों रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली बात हम करते हैं परंपरागत उदारवाद की। इसके प्रतिपादक जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए, जो परंपरागत उदारवाद है इसका मूल मंतव्य था या मुख्य जो इसका बल था वो था स्वतंत्रता पर। परंपरागत उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनका ये मानना था कि व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो परंपरागत उदारवाद का विश्वास था नागरिक स्वतंत्रता में। नागरिक स्वतंत्रता अर्थात राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता। दूसरा, वित्तीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता अर्थात समाज में रहने वाले नागरिकों में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, जातीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थात राज्य के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो जो परंपरागत उदारवाद है उसका विश्वास था स्वतंत्रता में, और उनका ये मानना था कि व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। देखिए, ये जो उदारवाद है परंपरागत उदारवाद, इसका ओरिजिन होता है व्यक्तिवाद से। व्यक्तिवाद
जिसके बारे में हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाद समर्थन करता है लेज़े फेयर नीति का। लेज़े फेयर अर्थात मुझे अकेला छोड़ दो। तो जो व्यक्तिवादी विचारधारा थी उसका ये मानना था कि भाई व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास तभी कर सकता है जब व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, और व्यक्तिवाद से ही डेवलप हुआ है उदारवाद। तो जो परंपरागत उदारवाद था उसका मुख्य बल स्वतंत्रता पर था और उसने व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता दिए जाने का समर्थन किया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आधुनिक लोकतंत्रात्मक उदारवाद की। 19वीं सदी के मध्य तक उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि जो उदारवाद का परंपरागत रूप है वो विश्वास करता था स्वतंत्रता में। उसका ये मानना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता हो चाहे राजनीतिक स्वतंत्रता। और जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि परंपरागत उदारवाद इस बात में विश्वास करता था कि राज्य का कार्यक्षेत्र कम से कम होना चाहिए। राज्य कम से कम कार्य करे, राज्य व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। तो परंपरागत उदारवाद ये मानता था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित हो, राज्य का कार्य सीमित हो और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में क्रमिक वृद्धि का प्रतिपादन किया गया। उदारवादी विचारधारा का यह नवीन रूप आधुनिक लोकतंत्रात्मक उदारवाद कहलाता है। लेकिन 19वीं सदी के मध्य के बाद उदारवाद ने भी इस बात को स्वीकार किया कि राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए। राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी होना चाहिए और राज्य के कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे वृद्धि करना भी आवश्यक है। तो उदारवाद का ये जो नया रूप है ये कहलाया आधुनिक लोकतंत्रात्मक उदारवाद, जिसे कि हम कहते हैं कि ये समाजवाद के समीप है, क्योंकि समाजवाद का भी जो मेन विश्वास है वो व्यक्ति के बजाय समाज में है। और समाजवाद ये कहता है कि राज्य को समाज के हित के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। तो अब उदारवाद का रूप भी परिवर्तित होने लगा। उदारवाद जो पहले स्वतंत्रता की बात करता था वो ये कहने लगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहे दी जाए, लेकिन साथ ही राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य भी किए जाने चाहिए। अब ये बात होने लगी कि राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए, और इसके प्रमुख प्रतिपादक थे थॉमस हील ग्रीन। तो आइए अब हम थॉमस हील ग्रीन का दर्शन समझते हैं। थॉमस हील ग्रीन का ये मानना था कि राज्य साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। साध्य है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक विकास। तो देखिए, ग्रीन ने साध्य किसको माना? ग्रीन ने साध्य माना है व्यक्तियों के नैतिक विकास को, और राज्य को क्या माना है? साधन। तो जो आधुनिक उदारवाद है वो भी ये कहता है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। दूसरी बात, ग्रीन की स्वतंत्रता की धारणा में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति अपने अंतःकरण की मांग पर राज्य की सत्ता का विरोध कर सकता है। अब जो स्वतंत्रता है उदारवाद का मेन कंसेप्ट, तो जो ग्रीन की स्वतंत्रता है उसमें किसको महत्व दिया गया है? व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को। और ग्रीन ये कहता है कि यदि व्यक्ति को ऐसा लगे कि भाई राज्य कुछ अनुचित कार्य कर रहा है तो व्यक्ति राज्य की सत्ता का विरोध कर सकता है। मतलब ग्रीन ने व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार दिया है, राज्य सर्वोपरि नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रीन ने राज्य को आवश्यक बुराई मानने के स्थान पर उसे एक नैतिक संगठन माना। अब यहाँ आप देखिए, जो परंपरागत उदारवाद था उसका विश्वास था स्वतंत्रता में। तो वो ये मानता था कि राज्य क्या है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक बुराई है, लेकिन राज्य जरूरी भी है।
तो परंपरागत उदारवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना, लेकिन जो आधुनिक उदारवाद है वो ये कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, बल्कि राज्य एक नैतिक संगठन है। तो यहाँ हम परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में अंतर समझ सकते हैं कि जहाँ परंपरागत उदारवाद ने चूंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया था, तो परंपरागत उदारवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया, लेकिन जो आधुनिक उदारवाद है वो राज्य को एक बुराई नहीं मानता है, एक आवश्यक बुराई नहीं मानता है, बल्कि उसने राज्य को क्या माना है? उसने राज्य को एक नैतिक संगठन के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर कर उसके नैतिक विकास में सहायता पहुंचाता है। अब देखिए, ग्रीन ने राज्य का क्या कर्तव्य माना है? तो ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कर्तव्य ये है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक बने। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ग्रीन के अनुसार राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं कर रहा है, वो क्या करता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। यानी कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का कार्य डायरेक्टली नहीं करेगा। राज्य का कार्य क्या है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को राज्य दूर करता है। और इस संबंध में ग्रीन ने ये कहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में 3 बाधाएं हैं। एक अज्ञानता, दूसरा गरीबी और तीसरा है शराबखोरी। तो ग्रीन ने ये 3 बुराइयां बताई है, और ये ग्रीन कहता है कि भाई राज्य क्या करता है? राज्य ये करता है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में ये जो बाधाएं आ रही है, इन बाधाओं को दूर करता है, और इस तरीके से राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायता पहुंचाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ परंपरागत उदारवाद ने ये कहा कि राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए, वो कम से कम कार्य करे, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दे, वहीं आधुनिक उदारवाद ये कहता है कि राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी कार्य करे। जो ये है, इससे हम समझ सकते हैं कि राज्य का कार्य क्या है? व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। तो ये कार्य राज्य कब करेगा? ये कार्य राज्य तब करेगा जब राज्य केवल आवश्यक कार्य ही ना करे, बल्कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य भी करे। तो जहां परंपरागत उदारवाद इस बात का समर्थन करता था कि राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए, वहीं आधुनिक जो उदारवाद है उसका ये मानना है कि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होना चाहिए। अब हम आलोचना की बात करते हैं। तो देखिए, उदारवाद के प्रमुख आलोचक रहे हैं एडमंड बर्ग। और कौन कौन सी आलोचनाएं की जाती है उदारवाद की? पहली बात, इतिहास एवं परंपराओं को उचित महत्व नहीं। ये आरोप लगाया जाता है कि उदारवाद ने इतिहास एवं परंपराओं की उपेक्षा की है। उन्होंने इतिहास एवं परंपराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया है। नेक्स्ट है, मानवीय विवेक को बहुत अधिक महत्व। जैसा कि हमने देखा था कि उदारवाद का ये एक मुख्य सिद्धांत है कि वो मानवीय विवेक में विश्वास करता है। तो मानवीय विवेक को बहुत अधिक महत्व देना भी उदारवाद का एक दोष है। नेक्स्ट है, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं। उदारवाद ने ये माना कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, क्योंकि उदारवाद के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है। तो उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था है। नेक्स्ट है, उदारवाद में स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल। आलोचक कहते हैं कि उदारवाद में स्वतंत्रता पर
अत्यधिक बल दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो ये आज हमने उदारवाद का पॉइंट डिस्कस किया। आप इसे पढ़िए और इस टॉपिक से संबंधित आपकी जो भी क्वेरी है उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। ओके, थैंक यू।